भाइयों तो फिर हम दोबारा आपके पास सामने आए हैं ब्रेक के बाद। तो हम दोबारा अपने राजीव सर से क्वेश्चन पूछते हैं। कंटिन्यू आप भी हमारे साथ रहिए और देखते रहिए अच्छी सोच। भाइयों तो फिर हम दोबारा आपके पास सामने आए हैं ब्रेक के बाद। तो हम दोबारा अपने राजीव सर से क्वेश्चन पूछते हैं। कंटिन्यू आप भी हमारे साथ रहिए और देखते रहिए अच्छी सोच। जी नमस्ते। हाँ तो सर टी ब्रेक हो गया, थोड़ा हम रिलैक्स हो गए और माफ कीजिए हमने वकील साहब को ज्यादा बुलवा दिया तो थोड़ा इनको भी माइंड रिलैक्स किया था, इसलिए मैं टी ब्रेक लिया। अब फ्रेश हो गए तो रोका जाओ, हम दोबारा आए हैं अपने राजीव सर से दोबारा क्वेश्चन करेंगे और उनमें पहले की तरह एनर्जी फिर बढ़ रही है, अभी हमारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है रसीला जी? जी ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो क्या होता है, जैसे फैमिली में 5 भाई हैं, एक लड़की है, बहन, ठीक है सर? ठीक है। कभी कभी क्या होता है जैसे लड़की जैसे संकोच कुछ कहती नहीं है और उसका हक है या नहीं है तो आप ही बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि भाई लोग क्या करते हैं, जब लड़की चली जाती है, शादी हो जाती है, तो उसके बाद ध्यान नहीं देते। अब वो गरीब परेशान हो रही है और संकोच बस मांगती नहीं है। अच्छा ससुराल वाले बोलते हैं कि भाई अब तो है तो तुम मांगो। तो इस कंडीशन में अगर लड़की आगे भाइयों से हक मांगती है तो क्या वो हकदार है? देखिए भाइयों से नहीं हक मांगती लड़की कभी। अच्छा, वो अपने माँ बाप से हक मांगती। और जनरली माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं। तो अगर माँ बाप नहीं हो तो? माँ बाप नहीं हो तो हक जरूर है। माँ बाप की प्रॉपर्टी पे उस बच्चे का हक है, वो लड़की का हक है। अब आपने कहा 5 भाई 1 बहन, मैं कहता हूँ 3 भाई 3 बहन बराबर का हिस्सा बनता है उस माँ बाप का। क्योंकि ये सोच है हम हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, कानून की जो सोच बता रहा हूँ आपको, कि माँ बाप का लिए जो बच्चे हैं वो बराबर ही होते हैं, वो चाहे लड़का हो लड़की हो। अब तो एक थर्ड जेंडर भी आ गया है, उनका भी बराबर हक है। सक्सेशन एक्ट के अंदर ये कवर होता है। सक्सेशन एक्ट में 3 का ही या 6 का बराबर बराबर हक बनता है माँ बाप की प्रॉपर्टी पे। मतलब वो अलग बात है कि चलन ये है कि लड़की भी जानती है कि भाइयों ने पैसे लगाए उसकी शादी में, माँ बाप के पैसे लगे, तो लड़की शर्मा शर्मी में या जो समाज के तौर तरीके में भाई का और बहन का रिश्ता तो शादी के बाद भी रहता है। और ज्यादातर भाई भी ऐसे ही होते, बहनों के लिए करते ही रहते। प्रॉपर्टी की बात आती है तो देने में माँ बाप की प्रॉपर्टी है, उसका तो देने में किसी भाइयों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। नहीं ऐसा भी देखा गया, मान लो जैसे भाभी आई है तो वो नहीं चाहती, मनमुटाव हो जाते हैं, तो इस चक्कर में ये है कि उसके तो लास्ट ऑप्शन यही है ना कि कानून की मदद है, कानून की मदद ले सकते हैं। अव्वल दफा अगर ऐसी कोई बात आती है, कई बार कोई एक भाई है गलत निकल जाता है, वो नहीं हक देना चाहता या अड़ता है या कुछ चीज है, तो उसके लिए बिल्कुल कानूनी प्रावधान है, बराबर का हक है, बिल्कुल बराबर। तो भाइयों समझ आ गया होगा आपको, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो ध्यान दें। लो रसीला जी लीजिए। अच्छा सर जी, एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये अक्सर शहर के लिए है। जैसे कि कोई हमने फ्लैट एग्रीमेंट करवाया जैसे सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी पे क्या होता है कि जब सिक्योरिटी पूरा होता है तो जिसका मकान है वो कहता है कि या तो सिक्योरिटी उसमें कुछ बढ़ा दो नहीं तो छोड़ दो। अगर हम छोड़ते हैं तो कुछ ऐसे मकान मालिक हैं जो पैसा नहीं देते हैं, बहुत मतलब परेशान कर देते हैं कि कैसे उन लोग से पैसा स्थिति में इस तरीके से कैसे निकलवाया जाए। देखिए बड़ा आसान है, एक रेंट एग्रीमेंट बनता है आपका। हाँ वो बना हुआ है, सब कुछ है। रेंट एग्रीमेंट में साफ लिखा होता है कि आपने इतना सिक्योरिटी दी है और इस सिक्योरिटी में कई बार ऐसे प्रावधान उसके अंदर दिए होते हैं कि बंदा तब देता है
कब देता है कि पहले वो जिस हाल में उसने मकान दिया हुआ है। अब कई बार लोग, हम जब मकान लेने जा रहे होते हैं तब हम इतने गौर नहीं करते क्या लिखा हुआ है, क्या दे रहा है। उसमें तो लिख दिया उसने कि बिल्कुल मैं व्हाइट वॉश करके दे रहा हूँ, ठीक ठाक, कहीं गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल साफ सपाट दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे देता है वापस तो मैं सिक्योरिटी पूरा दूंगा। अब दफा कई बार बच्चे होते हैं, उन्होंने ड्राइंग बना दी या कुछ कर दिया, तो वो जो व्हाइट वॉश का पैसा काट के वो सिक्योरिटी अमाउंट देगा। ठीक है जी, वो उस पन्नों में लिखा होता है। लेकिन जब आप लेने जाते हो तब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको दिया जा रहा है वो, उस वक्त आप वीडियो या फोटोग्राफ करें उस तारीख के हिसाब से, इस तारीख को तू दे रहा है और इस तरीके से दिया है, मैं जब जाऊंगा तो भी इसी तरीके का दूंगा। वो फोटो नहीं ले रखी होती है। अब मकान मालिक की नीयत अगर खराब है तो वो कहेगा कि ये आपने नुकसान कर दिया, आपने ये टूटी तोड़ दी और नया टूटी के पैसे लगेंगे, फलाने लगेंगे, काट कूट पीट के आपको या तो पूरा कर देगा। ये काम होता है। तो इसके लिए हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर वो रेंट एग्रीमेंट के जो क्लोजेज है, पॉइंट्स है, वो पूरी तरह हम समझ लें कि हम आपस में क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं। समझदारी ये होती है कि आपने एग्रीमेंट करा और आपने मकान की पूरी वीडियो बना ली या वो कर लिया, एक कॉपी उसको दे दी, एक कॉपी हमने ली, ये इस तारीख का ही हम जाएंगे, इस तरीके से देंगे। या फिर दूसरा एक तरीका ये होता है कि 1 महीने की सिक्योरिटी दी है, वो सिक्योरिटी रेंट पे एडजस्ट करना है। आपको मालूम है कि अगले महीने आपने जाना है, तो आप रुक जाइए उसके लिए, तब तक के लिए। 1 महीने बाद जाना है तो आपने बोला कि इस महीने का नहीं दूंगा, वो एडजस्ट कर लेना, मकान मालिक को बोला, वो मान जाता है जनरली, ऐसे चला जा सकता है। अब बिल्कुल ही नीयत खराब है, हर तरफ से हम फंसे हुए हैं, अगर वो देता नहीं है फिर आपके पास तो कोर्ट है, सिविल कोर्ट आपको अप्लाई, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंतर्गत एक फाइल शूट करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने मकान किराए पे ली थी और इस तारीख को हमने छोड़ा है, तो हमारी 3 महीने की सिक्योरिटी इसके पास पड़ी है, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वायलेशन हो रहा है, इन एस्पेक्ट ऑफ वायलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, ये हमें नहीं दे रहा है, हमें दिलवाया है। तो वो कोर्ट उसको पेनल्टी भी लगाती है, हम उसमें डैमेजेस भी लगेंगे, क्योंकि आज के इस दाम में 1.5 साल बाद मिल रहा है आपको, तो कोर्ट आपको उसका इंटरेस्ट भी दिलाए। जबकि रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी विदाउट इंटरेस्ट है, लेकिन टिल द पीरियड जब तक रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, पीरियड दिया हुआ 11 महीने का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, वो खत्म हो गया, सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, तो हम जा रहे हैं कोर्ट के पास कि भैया वो सिक्योरिटी अमाउंट 3 महीने का रखा हुआ उसमें, ये 1 महीने का रखा हुआ वो नहीं दे रहा है, वो स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अंदर, बट हम रिकवरी मांगेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, 3 तरीके से काम हो सकता है। लेकिन जब भी आप रेंट एग्रीमेंट करें तो वो रेंट एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो होगा रेंट का। क्या होता है कि हम जैसे कभी तो सिक्योरिटी पे मकान लेते हैं, आजकल ये चला हुआ ज्यादा कि जैसे मैंने 5 लाख रुपए सिक्योरिटी से दे दी, अच्छा पेपर में तो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, लेकिन हमारी आपसी बात हो जाती है चलो 3 साल के लिए रहना है या नहीं रहना। ऐसा होता है ना कि 3 साल रहूंगा मैं और ये 5 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए। उस बीच वो जैसे मकान मालिक कहता है नहीं जी 11 महीने में तुम खाली करो, ठीक है, तो वो तो हमें खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कानूनी मदद नहीं ली। हालांकि पेपर हमने कोर्ट से बनवाए, लेकिन उसके बावजूद ये है कि रूल जो है रूल के हिसाब चलना पड़ेगा, लेकिन वो पैसे देने मारना खा नहीं करता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें जिस तरीके की सिक्योरिटी पे आप जो ले रहे हो किराए पे मकान, वो प्रावधान कानून में नहीं है। अच्छा। बात को बिल्कुल स्पष्ट समझना। उसमें कानून 2 तरीके से देखता है कि आपने एक आदमी को 5 लाख रुपए दिए, वो फ्लैट होगा 25 लाख का, 5 लाख रुपए लिए,
और 5 लाख रुपए जब तक वो वापस नहीं करता तब तक आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही बात है। हाँ जी। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा, लोन एग्रीमेंट बनाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से देखा, कानून के हिसाब से। अच्छा। आप मकान मालिक के साथ लोन एग्रीमेंट करेंगे कि जी भाई ये जो पैसा मैं दे रहा हूं इसकी सिक्योरिटी पे आपने ये मकान मुझे दे रखा है। क्या कह रहे हो? ये मकान आपने दे रखा है, मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं और इसके एवज में आपने मकान मेरे हवाले कर रखा है। ये तब लेंगे आप जब मेरे को ये पेमेंट कर देंगे, वो हो गया लोन एग्रीमेंट। अब आप रह रहे हो, लोन एग्रीमेंट के साथ आप अपने लिए बिजली नहीं लगवा सकते, लोन एग्रीमेंट के साथ आप क्या कहते हैं उसके अंदर काम नहीं करवा सकते या कुछ चीज नहीं करा सकते, बहुत सारे प्रावधान की अड़चने आती हैं। तो साथ में आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड बनवा रहे हैं, वो मिनिमम आप 5 साल का कराएं, जो पीरियड है, कैप पीरियड है। क्योंकि लोन एग्रीमेंट के अंदर भी आपने एक पीरियड लिखा होगा कि ये मैं 3 साल के लिए लोन दे रहा हूँ या 4 साल के लिए लोन दे रहा हूँ, उतने का ही आप रेंट एग्रीमेंट भी कराएं। हाँ, ताकि हम इतने दिन सेफ रहें। उसके बाद अगर वो आनाकानी करता है, आपके पास कोर्ट है, अगेन लोन उसने डिफॉल्ट किया आपका, हाँ, तो उसको लारी पड़ जाएगा। वो लोन आपने डिफॉल्ट किया है, तो जब तक वो डिफॉल्ट का वो पेमेंट आप नहीं करते हो तब तक आपके घर का पोजीशन आपके पास है। तो लोन एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि ये पैसा जब तक नहीं लौटाया जाता, एंड कैप आपने दे दिया है कि मिनिमम कैप है 3 साल, मैक्सिमम कैप है 5 साल या उसका अंत में 10 साल, जो भी आपका मैक्सिमम कैप है, इस दौरान आपने देना है। मतलब जो भी आपकी मेरी बात हो जाती है वो लोन एग्रीमेंट के अंदर ये 2 चीजें चलेंगी, तो आप जिस तरीके का रेंटल अरेंजमेंट करना चाहते हो तो वैसे बनेगा कानून के प्रावधान में। और आप लोग जनरली क्या कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि आपका एक ही 3 पन्ने का बन गया रेंट एग्रीमेंट, उसी के अंदर लिख दिया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है फलाना, वो तो रेंट एग्रीमेंट बना, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने 3-5 लाख रुपए दे दिए और 11 महीने का आपने बना लिया। वो कहता खाली करो, वो तो उसका जो हक है। आप कहोगे कि सिक्योरिटी दे दे, कहता मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, तो आप मकान में नहीं छोड़ेंगे, फिर ये डिस्प्यूट होता है। टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच का रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। एग्रीमेंट तो जैसे कोर्ट से किया हुआ है, उसने कोर्ट से एग्रीमेंट किया हुआ है, वो रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है। आपका लोन एग्रीमेंट का है कि आपने पैसे दिए हुए हैं, किसके अमल में दिए हुए, आपने तो ये कहा है कि प्रॉपर्टी की रेंट एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने सिक्योरिटी ली हुई है, मतलब डिस्प्यूट होना कंफर्म है आपसे। तो मेरे हिसाब से जब भी इस तरीके के आप अरेंजमेंट में जाते हो, एक बनेगा लोन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द लैंडलॉर्ड, फर्स्ट पार्टी, टेनेंट एंड द फर्स्ट पार्टी दैट इज द लैंडलॉर्ड, और एक बनेगा आपका लीज डीड। और जितने पीरियड का आपका लोन है उतने पीरियड का आप लीज डीड बनवाएंगे, आप सेफ है। चलो बढ़िया, मैं भी देख सोच रहा था सिक्योरिटी में लूंगा, तो अब समझ आ गया मुझे कि अब कम से कम मैं लोन एग्रीमेंट प्लस लीज ये दोनों जरूर बनवाऊंगा। तो भाई समझ आपको भी आ गया होगा, अगर इस समस्या से परेशान हो तो समझ लें अच्छी तरह कैसे करना है कैसे नहीं करना है। डरने की बात नहीं है क्योंकि ये चीजें बहुत हो रही है ना सर मार्केट में, बहुत सारी चीजें होता है। नहीं, हमारे पास जब भी आता है तो हम जरूर उनको ये प्रावधान बताते हैं। अच्छा, कोर्ट से पेपर जो बनता है तो ये बना सकते हैं कोर्ट में आके? हाँ, उसे कहते हैं रजिस्टर कराना। कोई भी रेंट एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप एसडीएम कोर्ट, जैसे अभी दिल्ली में है यहाँ पे एसडीएम कोर्ट है, और अब जरा गांव देहात जाते हैं तो वहां पर आपको पंचायत मिलता है, पंचायत के प्रधान आपको एड्रेस करते हैं, उसके बाद वो पटवारी पे जाता है, इस तरीके से काम होता है। यहाँ पे एसडीएम कोर्ट में आपके ये पेपर रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी फीस होती है, कोर्ट की अपनी एक फीस होती है, वो आप दाखिल करेंगे, दोनों पार्टियों की फोटो खींची जाती है, एसडीएम उसको अटैच करता है, तो वो कोर्ट के पेपर। अच्छा सर, जैसे मैं सुल्तानपुर रहता हूँ, ठीक है, यूपी में, तो वहाँ के जो मेरे पेपर हैं मैं यूपी गाजियाबाद से निकाल सकता हूँ अपनी फर्ज वगैरह कि मुझे सुल्तानपुर ही जाना? नहीं, आपको सुल्तानपुर ही जाना पड़ेगा।
मतलब गाजियाबाद से नहीं निकल सकता या दादरी से नहीं है सर? नहीं। वो जुरिस्डिक्शन का मैटर है, अच्छा जिस जुरिस्डिक्शन का होगा। ये आपने ऐसा कुछ पूछ लिया मेरे से कि शकरपुर थाने वाला लक्ष्मी नगर थाने का जुरिस्डिक्शन पे जाएगा या काम कर सकता है या नहीं कर सकता। नहीं, मैं इसलिए पूछा था क्योंकि सर यूपी है ना, तो यूपी में तो बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से जैसे मान लो कोर्ट तो सेम होती है। आप आजकल इंटरनेट का जमाना है, कई स्टेट है उन्होंने अपनी लैंड डिटेल्स एक वेबसाइट में, पब्लिक वेबसाइट में दे रखा है। लैंड डिटेल्स जैसे दिल्ली में है, फर्ज करिए मुझे कहीं भी दिल्ली के किसी की लैंड डिटेल देखनी है तो दिल्ली के डैनिश वेबसाइट में जाके मैं ढूंढ सकता हूँ, प्रॉपर्टी के नंबर और डिटेल दिए होते हैं। लेकिन जो आपका पेपर वर्क है, अगर कालकाजी का है तो मैं गीता कॉलोनी एसडीएम कोर्ट से नहीं करा सकता, मुझे कालकाजी से ही कराना पड़ेगा। लेकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक जगह पे। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मुझे क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या सिस्टम है। इंफॉर्मेशन जरूर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाती है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी चीज है, फलाना है, दिखाना है। लेकिन आप इसके अंदर प्रॉपर्टी कहीं ट्रांसफर करना हो या प्रॉपर्टी के नए कागजात बनवाने हैं, डुप्लीकेट निकलवाने हैं, पहले के खो गए हैं, ऐसे चीजें जिस जुरिस्डिक्शन के हैं, जहां पे जरा सुल्तानपुर कहा आपने तो सुल्तानपुर सही निकलेगा। अच्छा, वहां के एसडीएम कुछ और असली कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, एक सवाल लास्ट है, बहुत ही जरूरी सवाल है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी कंपनी में, रोड में या किसी भी कारण उसका दुर्घटना हो जाता है और उस स्थिति में इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसमें जैसे कि इलीगली कानूनी के हिसाब से उसका चार्ज मांगा जाता है कि भाई आपकी कंपनी में ये बंदा काम कर रहा था, ये या इसका ये प्रॉब्लम हुआ, तो उसका मतलब जो भी फाइन और पेनल्टी जो भी मारा जाता है कंपनी के ऊपर, चाहे किसी रोड एक्सीडेंट में, तो उसमें क्या होता है, पैसा तो मिलने का सारी चीजें हो जाता है। जब पैसे मिलने की बात आती है तो इतने वो चक्कर कटाते हैं, इतने कागजात मांगते हैं, इतने साबूत, इतने वकील, इतने गवाह मांगते हैं कि वो बंदा इतना परेशान हो जाता है ना कि 5 लाख का अगर हमारा वो पेमेंट आते आते 1 लाख पे रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो आपने वो बात बोली है, ये गांव देहात में ज्यादा होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, पढ़े लिखे ना होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। एक केस का मैं आपका ब्यौरा लूंगा, ये तो दिल्ली का केस था। मेरा अपना क्लाइंट नहीं था, एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में मैंने उनके लिए करा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बीवी और 6 साल की बच्ची, हम कोर्ट में बैठे हुए हैं, पीछे वो औरत बैठी हुई है और वो रो रही है बेसिकली। तो हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, हमने पीछे मुड़ा, हमने बोला उनको कि क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बाहर, हम कोर्ट के बाहर ले जाके हमने उनसे पूछा। उन्होंने कहा 7 महीने पहले मेरे हस्बैंड गुजर गए, ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उन्होंने मेरे बिटिया का और हमारा इंश्योरेंस कराया था, LIC का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अंदर कुछ इनके अलग अलग होते हैं, कन्या समेत इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं LIC में। तो उसमें प्रॉब्लम हुई। अब वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि फॉर्म जो भरा गया LIC का फॉर्म, उसके अंदर इस ड्राइवर का था 5 फुट 7 इंच लंबाई 5 फुट 7 इंच लिखा गया। और उनकी लंबाई जब पोस्टमार्टम, जब डेथ हो गई तो नेचुरल है, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया कि डेथ कैसे है, क्या एक्सीडेंटल डेथ है, तो उन्होंने पोस्टमार्टम करा। तो पोस्टमार्टम में निकला वो 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 1 इंच, ठीक है। आपके उस पॉलिसी इंश्योरर ने क्या करा, इंश्योरर ने रिजेक्ट कर दिया इस पॉइंट में कि ये आदमी ये नहीं है, ये है। लो जी, अब गलती किसकी है? अब कोर्ट परेशान, 6 महीने से वो चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट में हम पहुंचे, ठीक है, कोर्ट में हम पहुंचे, और कोर्ट में पहुंचने पर क्या होता है कि कोर्ट में पहुंचने पर क्या होता है कि ये समझ में आ रहा है कि वो जो बनाया गया, जो बनाया गया चीज, क्या बनाया गया
जो पेपर बनाया गया उसके अंदर भी ये अनपढ़ है, अंगूठा लगा रहे। भरा किसने? भरा है एजेंट ने। अच्छा। अब गलती किसकी? एजेंट ने अगर गलत लिखा है, 5 फुट अपने अंदाजे से लिख दिया और असली में वो निकले 6 फुट की। 6 फीट। करे तो करेंगे। कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट ने पैसे दिलाए, 6 लाख रुपए इमीडिएट दिलाए और पेनल्टी और 1.5 लाख रुपए ठोक दी कोर्ट ने। और ये कहा कि 2 बजे से पहले उनके मैनेजर यहाँ आएंगे और डीडी बनवा के लाएंगे। 6 महीने से परेशान थी वो औरत और बच्चे की क्या गलती है? जो जिनकी डेथ हुई, जो हादसे में जो गुजर गए,